दोस्तों 5 अगस्त को शेख हसीना का जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबको इंतज़ार था वो हो गया है, लेकिन एक सरप्राइज़ था कि शेख हसीना दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिजिकली प्रेजेंट नहीं थी। वो वीडियो पर भी नहीं आई। उन्होंने एक ब्लैक स्क्रीन के पीछे सिर्फ ऑडियो लिंक के थ्रू जर्नलिस्ट से बात की। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बांग्लादेश ने इंडिया को लेकर इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में एक नया डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुर्शिद है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि शेख हसीना ने 5 अगस्त को दिल्ली में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्टली क्या कहा, बांग्लादेश ने क्या रिएक्शन दिया, इंडिया का स्टैंड क्या था और इसका इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप के ऊपर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों 5 अगस्त की शाम नई दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। शेख हसीना से एक्सपेक्टेशन था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, लेकिन रॉयटर्स के अकॉर्डिंग हसीना कैमरे पर नहीं आई। उन्होंने सिर्फ ऑडियो के थ्रू एड्रेस किया। रीज़न पब्लिकली अभी तक क्लियर नहीं किया गया। इवेंट में उनके बेटे साजिद वाजिद जॉय, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर मुहिबुल चौधरी और अवामी लीग के काफ़ी दूसरे सारे लीडर शामिल हुए। फॉर्मर बांग्लादेश क्रिकेट कैप्टन साकिब अल हसन भी इसमें वर्चुअली शामिल हुए। और हसीना के सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था कि वो दिसंबर में बांग्लादेश वापस लौटना चाहती है। उन्होंने एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताया। हसीना ने कहा कि उन्हें पता है कि बांग्लादेश लौटने के बाद उनको जेल भेजा जा सकता है, उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो मुल्क जाना चाहती है। December month is our victory month, so I want to go back in the month of December. I know I may face anything. एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल ने 2024 क्रैकडाउन से रिलेटेड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी केस में हसीना को एब्सेंशिया में डेथ सेंटेंस दिया था। हसीना इन एलिगेशन और वर्डिक्ट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड और फैब्रिकेटेड बताती रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसीना ने अवामी लीग पर लगे बैन हटाने की डिमांड की, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करने और पार्टी वर्कर्स के खिलाफ जिन केसेस को वो फॉल्स केस बताती है उन्हें विड्रॉ करने की डिमांड की। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बांग्लादेश रिटर्न को लेकर प्रेजेंट बीएनपी सरकार के साथ उनका कोई भी बैक चैनल नेगोशिएशन नहीं चल रहा है। इसके बाद हसीना ने 2024 अपराइजिंग पर अपना वर्शन रखा। उनका क्लेम था कि जुलाई अगस्त 2024 का मूवमेंट सिर्फ पीसफुल स्टूडेंट मूवमेंट नहीं था। हसीना ने एलिगेशन लगाया कि ऑर्गेनाइज ग्रुप ने कोटा प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल रिजिम चेंज मूवमेंट बना दिया था, स्टूडेंट को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि 100 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन के ऊपर हमले हुए, सरकारी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया गया और कहीं सारे पुलिस पर्सनल को मारा गया। बांग्लादेश सरकार ने हसीना के इस वर्शन को रिजेक्ट किया है। उधर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस के इन्वेस्टिगेशन ने 2024 क्रैकडाउन में सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन डॉक्यूमेंट किए थे और एस्टिमेट किया था कि जुलाई अपराइजिंग में कम से कम 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसीलिए हसीना जो नैरेटिव प्रेजेंट करना चाह रही है वो उनका अपना पॉलिटिकल डिफेंस है, इससे एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं माना जा सकता। हसीना ने यह भी क्लेम किया कि उनके बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की इकोनॉमी पर काफ़ी बुरा असर हुआ। उनका कहना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया, इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन वीक हुआ, इंडस्ट्रीज प्रेशर बढ़ गया और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन इकोनॉमिक फिगर का कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन प्रेजेंट नहीं किया गया, लेकिन एक और स्टेटमेंट इंडिया के लिए पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट था। हसीना ने इंडिया को बांग्लादेश के ग्रेट फ्रेंड बताया है और कहा है कि हमेशा मुश्किल के टाइम में इंडिया बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। उसके बाद उनके बेटे साजिद वाजिद जॉय ने और भी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट दिया। जॉय ने कहा कि इंडिया में हसीना को एक हेड ऑफ द स्टेट के हिसाब से सिक्योरिटी और सर्विस दिया जा रहा है और उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को ओपनली थैंक्स भी कहा। Obviously the fact that she wants to go back has made international headlines, so I'm sure there isn't anyone in India who is not aware. With regards to how they're treating her, they are treating her like a head of state. They are treating her very well. She is staying as with the full services and security of a head of state. They have shown her, Prime Minister Modi's government has shown her the utmost respect, and for that I am eternally grateful. जॉय ने यह भी क्लेम किया कि बांग्लादेश अनदर पाकिस्तान बन रहा है और इंडिया को इससे कंसर्न होना चाहिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया एंगल पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बांग्लादेश ने इंडिया को अपनी कंसर्न बता रखा था।
ढाका ने इंडिया से कहा था कि इंडियन टेरिटरी का यूज़ शेख हसीना या बैंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग बांग्लादेश के अगेंस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए ना करें। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल के रेस्पॉन्स क्लियर था। ये इवेंट एक प्राइवेट मीडिया एंटिटी ने ऑर्गेनाइज किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस इवेंट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और सरकार वहाँ एक्सप्रेस किए जाने वाले कोई भी व्यूज़ को एंडोर्स नहीं करेगा। लेकिन एक फैक्चुअल क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। ये कहना सही नहीं होगा कि इंडियन गवर्नमेंट को इस इवेंट के बारे में पता ही नहीं था। बांग्लादेश ने इवेंट से पहले अपनी कंसर्न इंडिया को फॉर्मली कम्युनिकेट कर दिया था। इसलिए रियल क्वेश्चन ये है, अगर इंडिया को बांग्लादेश की ऑब्जेक्शन पहले से ही पता था तो इवेंट नई दिल्ली में फिर भी प्रोसीड कैसे हुआ? अभी तक पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, फैसिलिटेट किया या हसीना के स्टेटमेंट को अप्रूव या एंडोर्स किया। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब एक प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट और गवर्नमेंट अवेयरनेस ये दो अलग चीज़ है। लेकिन ढाका अपीयरेंटली इस डिस्टिंक्शन से सेटिस्फाई नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटे बाद बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर ने एक्सट्रीमली स्ट्रेंज स्टेटमेंट जारी किया। बांग्लादेश ने कहा कि वो आउटरेज्ड है। इंडिया को पहले ही इवेंट के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वार्निंग दी गई थी और फिर भी इवेंट को होने दिया गया। बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री ने इससे बांग्लादेश के सॉवरेनिटी के ऊपर हमला बताया और जुलाई अपराइजिंग के विक्टिम का इंसल्ट बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक ट्विस्ट तब आया जब ढाका ने कहा कि ऐसे इवेंट्स इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशन के रीसेट के लिए डेट्रीमेंटल है। यह डैमेज की वार्निंग किसी एनालिस्ट या पत्रकार ने नहीं दिया, बांग्लादेश सरकार ने ऑफिशियली दिया है। बांग्लादेश ने हसीना की एक्स्ट्राडिशन का इशू भी फिर से उठाया। ढाका का कहना था कि 2013 इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत हसीना को वापस भेजने का रिपीटेड रिक्वेस्ट का सेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स इंडिया से अभी तक उनको नहीं मिला है। इंडिया का पोजीशन है कि एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है और लीगल प्रोसेस के अंडर एग्जामिन की जा रही है। इस एपिसोड का एक और डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट हुआ। शकीब अल हसन के मागुड़ा में एंसेस्ट्रल हाउस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटे बाद हमले हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक उनके घर के शीशे तोड़ दिए गए और पुलिस का कहना है कि पेट्रोल बम भी छोड़ा गया। घर के फर्स्ट फ्लोर पे आग लग गई, लेकिन उस वक्त कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए इंजरी की बात सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फाइनल पिक्चर क्या है? शेख हसीना फिजिकली दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं थी। उन्होंने ऑडियो ओनली अपीयरेंस दिया। उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश रिटर्न कन्फर्म किया, अवामी लीग से बैन हटाने की डिमांड की और 2024 अपराइजिंग और प्रेजेंट बीएनपी गवर्नमेंट पर सीरियस एलिगेशन लगाया। इंडिया ने इस इवेंट से ऑफिशियली दूरी बना दिया है, लेकिन बांग्लादेश ने इंडिया को इवेंट से पहले वार्निंग कर दिया था और इवेंट के बाद ओपनली कहा इससे बायलैटरल रिलेशन को डैमेज पहुंच सकता है। अभी तक इंडिया ने बांग्लादेश के पोस्ट इवेंट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पर कोई भी मेजर नई पॉलिटिकल रिस्पॉन्स नहीं दिया है। इसलिए अब 3 चीज़ पर नज़र रहेगा। पहला, इंडिया बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट का क्या रिस्पॉन्स देगा। दूसरा, हसीना की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पर इंडिया क्या डिसीजन लेता है। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, क्या शेख हसीना एक्चुअली दिसंबर महीने में बांग्लादेश रिटर्न होंगी, और अगर होंगी तो इसका असर बांग्लादेश पॉलिटिक्स पर और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के ऊपर कैसे पड़ सकता है। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।